हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा आता है काइनेमेटिक्स के अंडर में। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के एटीसी के जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस एग्जाम में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और साथ साथ ही मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियोज़ को फॉलो करें, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वो भी काफ़ी कम टाइम में कवर किया जाएगा। आपका कम से कम टाइम कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही हम इनफ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियोज़ रखेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज और साथ ही एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके देखेंगे, जो हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपकी एक भी वीडियोज़ मिस ना हो। यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है आपको और कुछ भी आधा अधूरा नहीं मिलेगा, आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसा आपको पता होगा यूट्यूब पे ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा बहुत बता देंगे, उसके बाद आपको अपना अपना कोर्स बेचेंगे। तो बेसिकली वो आपके बेनिफिट का नहीं है, क्योंकि कोर्स में उनको थोड़ा टाइम भी दिखाना होता है कि इतना टाइम में दे के पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा बेसिक कवर कर रहे हैं। तो वो सब इस एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का बेसिक अगर आपको नहीं भी पता, आप उसका फॉर्मूला भी जानते हो, तो 1 मिनट में आपको बेसिक ज़्यादा यूज़ करने का टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम में। तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चंस बनाना ज़्यादा सीखो, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, बशर्ते कि आप इस पे मेहनत कर रहे हो। अगर आप बेसिक सारा सीख भी जाते हो, फिर भी क्या फ़ायदा उस बेसिक का जो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन बनाने ही नहीं देगा। तो जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपको अगर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मिलता है, तो प्रोजेक्टाइल में आपको इस एग्ज़ाम में फ़ॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे बेसिक से सॉल्व करने जाओगे, तो बहुत बार होगा कि 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है, तो इसलिए हमें फ़ॉर्मूलाज़ पे भी ध्यान देना है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बेसिक भी सीखना है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि बेसिक सीखने के चक्कर में हम फालतू का बहुत सारा चीज़ पढ़ जाएँ और सारी चीज़ों को हम समेट नहीं पाएँ। तो इसीलिए हम इस वीडियो में अच्छे से आपको काइनेमेटिक्स का शुरुआत कराते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हमारी क्लास की नोट्स हैं, ये आप बस क्लास में समझते जाओ, क्योंकि थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप आप नीचे ज्वाइन कर सकते हो लिंक से, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगी। तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे और भी एडिशनल मटेरियल जो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अपने आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मोशन होता क्या है। कब हम बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो सबसे पहली बात समझिए, ये जो मोशन और रेस्ट दो वर्ड हमने लिखे हैं, ये रिलेटिव टर्म है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक आप खड़े हो और एक कोई सामने से यहाँ से कोई कार मान लो क्रॉस करती है। अगर कार यहाँ से क्रॉस करती है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये कार मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे एक तो मान लो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, कोई मान लो पेड़ है, तो आप पेड़ को क्या बोलोगे? पेड़ चल रहा है या रेस्ट में है? तो आप बोलोगे ये रेस्ट में है, ये मोशन। इसके लिए आप बोलोगे ये मोशन में है। तो ऐसा आप इसलिए बोल पा रहे हो, इसको रेस्ट में आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये पेड़ जो है वो टाइम बीत रहा है, लेकिन ये पेड़ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये पेड़ भी अपना पोजीशन चेंज करे तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। जबकि सेम अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के लिए, तो ये गाड़ी जो है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें दिख रहा है गाड़ी यहाँ से हर टाइम पे अपना पोजीशन चेंज कर रही है। किसी एक टाइम पे इसका कुछ पोजीशन है, अगले टाइम पे कुछ है, तो ऐसे करके ये पोजीशन बदल रही है, इसलिए मोशन में है। तो देखिए, मोशन और रेस्ट जो है ये दो रिलेटिव टर्म है। मोशन तब है जब पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बोलें तो पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे होता है आपका पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ये डेफिनेशन यही होता है। अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखना हो तो आप अच्छे से अपने खुद से बना के भी लिख सकते हैं। आपको बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ कि दोनों होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मोशन और रेस्ट ये दो टर्म को समझ गए होंगे क्या होता है।
अब आगे इसमें और जो भी होता है रिलेटिव मोशन वगैरह वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक से सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, मोशन और रेस्ट से। अब अगला हम बात करते हैं, एक होता है टर्म, आगे हम इसको देखेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मतलब किसी भी अगर उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे में इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये भी चीज आपको क्लियर है, रेक्टिलिनियर मोशन हमारा होगा जब भी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका पाथ है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में कहलाएगा। नेक्स्ट अगली चीज हम बात करते हैं, आगे इस चैप्टर में हम डील करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम आपको डिराइव करना भी सिखाएंगे, कैलकुलस से भी और साथ ही साथ ग्राफिकली भी, तो वो हम देख लेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल इस चैप्टर के हैं, जो कि आपको आगे भी काम आएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये तब भी एप्लीकेबल होंगे, ओनली एप्लीकेबल when acceleration is constant। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगली हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स, इन दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस की। तो जैसा कि आपको पता होगा, काइनेमेटिक्स जो होता है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स हमारा होता है ये, इसमें हम मोशन का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे हम जो इस मोशन का कॉज है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आया है तो मोशन आने का कोई कॉज होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो उसका भी कुछ कॉज होगा। तो ये यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो मोशन का स्टडी तो करेंगे, लेकिन स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। जैसे इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा इसके मोशन में आने का या रेस्ट में होने का, लेकिन उस कॉज का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम ओनली मोशन पे फोकस करेंगे। तो ये होता है हमारा काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारा जो डिस्कशन होता है वो कॉज ऑफ मोशन पे आ जाता है। जैसे कि अगर मोशन हो रहा है तो मोशन के पीछे कुछ कॉज होगा, जैसे कोई फोर्स होगा, और वो जो फोर्स होगा उसका हम स्टडी जब करने लगेंगे वो मैकेनिक्स में करेंगे। तो इसीलिए जब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम फोर्स वगैरह का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बस मोशन का स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। सो अभी के लिए आप भूल जाओ कि मोशन हो रहा है, बस आपको मान लेना है मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम आगे जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ये रही कुछ हमारी बेसिक सी बातें। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे बेसिक जो टर्म्स है पहले उनको समझते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टर्म होता है वो होता है स्पीड और वेलोसिटी। हम दोनों क्वांटिटीज को एक साथ समझते हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। जैसे देखो, सबसे पहले स्पीड को समझ लेते हैं। स्पीड क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये मान लो ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड आप क्या बताओगे? स्पीड होगी इसकी 5 मीटर पर सेकंड। कोई आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड ई कैप। इसका मतलब है टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। दोनों जगह पे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे बस एक एडिशनल ई कैप आ गया है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमारा आता है स्पीड जो है वो बस मैग्नीट्यूड को बताएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना तेजी से या कितना धीमे ट्रैवल कर रहा है, वो ये नहीं बताएगा कि वो किस दिशा में ट्रैवल कर रहा है। जबकि जो वेलोसिटी होता है वो हमें इस स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को मिलाकर बनता है वेलोसिटी। तो यहाँ से अब एक चीज़ आप और समझ गए होंगे, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है तो ये जो हमारी दो क्वांटिटीज़ हैं
स्पीड जो हमारी हुई, ये हमारी हुई स्केलर क्वांटिटी, और ये जो वेलोसिटी है वो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर के पास, इसके पास होगा ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास होगा आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, और जो कोई स्केलर क्वांटिटी है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ये डिफरेंस होता है हमारा बेसिकली स्केलर और वेक्टर के बीच में। ये दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एडिशनली और भी डिफरेंसेस होती हैं, जैसे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। वेक्टर जो भी होता है, स्केलर को हम नॉर्मली अलजेब्रिक सम से जोड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस होती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे टाइम आने पे, और आप मैथ्स में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है वेक्टर्स का, वेक्टर इन 3D अलजेब्रा। तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम समझ गए स्पीड और वेलोसिटी। अब ये जो होता है, ये आपका स्पीड जो भी होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे कि आपका पोजीशन जो है किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा, और जो आपका डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपका हो जाएगा स्पीड। तो जैसे कि स्पीड जो होगा हमारा, वो आप समझ गए, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि वेलोसिटी जो होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये बताता है हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो ये बताता है हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। जैसे कि अगर स्पीड कम है तो हम बोलेंगे कि वो धीमा मूव कर रहा है, अगर स्पीड ज़्यादा है मतलब वो तेज मूव कर रहा है। सेम अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद, जैसे कि देखो, इसके बाद हम समझते हैं कि ये कैसे आता है, हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, जैसे कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी से शुरू करते हैं। वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जो हमारा वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको एक और टर्म में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज इन पोजीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चलिए एक चीज़ और, हम ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको मान लो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन आपको पता होगा ये होता है हमारा 0,0। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो वो इस पॉइंट से शुरू किया और वो कहीं इस पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे पहले यहाँ आया फिर यहाँ गया। ये पॉइंट मान लो 5,0 है और ये पॉइंट मान लो 5,2 है। तो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो हम ऐसे शो कर देते हैं, कुछ ऐसे आया फिर ऐसे गया। तो आपको ये बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो भी हमारा होता है, डिस्टेंस ये होता है हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ। जो हमारा एक्चुअल पाथ का लेंथ जो है, जैसे कि आप देखो, अगर आप इसको हमने ओ नाम दिया है तो इसको भी कुछ नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो जो ओ ए बी हमारा हुआ, ये हमारा हुआ डिस्टेंस, ओ ए बी ये हमारा डिस्टेंस हुआ। ये हुआ टोटल हमारा पाथ का लेंथ। जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो हमारा जो टोटल पाथ लेंथ होगा वो क्या होगा, तो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ जाने में देखिए यहाँ पे 0,0 पे है, यहाँ 5,0 पे पहुंचा तो 5 यूनिट एक्स में ट्रेवल किया, तो 5 हो गया। फिर नेक्स्ट इसने फिर 5 से यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर गया, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, मतलब एक्स में कोई भी आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 5 + 2 टोटल 7 यूनिट इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एस वेक्टर। तो यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए जैसे कि ये 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर दें
तो वो जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब जैसे कि ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम फाइंड आउट करें तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हमारा जो एस आएगा वो आएगा अंडर रूट इधर से 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा 25 प्लस 4 अंडर रूट 29 यूनिट्स। तो हमारा इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ओनली O टू B होगा, ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट। और ऊपर हम एरो ऐसे दे सकते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में हमारा जो फाइनल पोजीशन होता है उसके ऊपर हम लोग एरो का ये हेड रखते हैं, और जो इनिशियल पोजीशन होता है वहाँ पे टेल रखते हैं। तो एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 29 यूनिट्स। अगर हम बात करें तो ये जो इसका वेक्टर में लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो हुआ वो हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया ओ ए प्लस ए बी। तो ये दो टर्म्स मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आई, डिस्प्लेसमेंट की बात आते ही हमने फिर डायरेक्शन की बात की, और डायरेक्शन की बात की इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसीलिए जब भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं, और जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि देखो ये यहाँ पे एक पोजीशन हुआ 0,0, यहाँ पे पोजीशन हुआ 5,2, बीच में पोजीशन 5,0 रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हम डायरेक्ट भी डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो किसी भी ये वेक्टर अगर इसको हम लेते हैं तो इसके हम कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो ओ बी के लिए हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू, इसका हमारा ऐसे होगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब ऐसे करेंगे तब भी हमें अंडर रूट 29 यूनिट से मिलेगा। तो इसीलिए ये जो हमारा होगा, ये जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये 2 पॉइंट के बीच में ही होगा, इसीलिए ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन दोनों सेम ही है। चलिए नेक्स्ट, अब हम थ्योरी बहुत सारा कर लिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखो आपसे कोई डेफिनेशन पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि पूछने के लिए कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी जो हमारा होता है v इक्वल्स टू, ये हम लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये बेसिकली हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी जो भी हम एक इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, मान लो इस पाथ पे, तो इसका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में उसका क्या वेलोसिटी रहा, तो वो निकालने के लिए हम इन दो पोजीशंस का कोऑर्डिनेट लेंगे और उसके हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर देखेंगे कि उसने कितना टाइम लिया इसको कवर करने में। जैसे मान लो अगर ये पोजीशन का है और ये टाइम का है, तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइम समथिंग होगा लाइक t2, यहाँ पे कुछ होगा t1, यहाँ पे कुछ इसका पोजीशन रहा होगा x1, और यहाँ पे कुछ रहा होगा x2। तो जब भी हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन में जो चेंज आया वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसको डिवाइड करेंगे t2 माइनस t1। इसी को हमने लिखा है यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम ये जो निकाल रहे हैं ये बस अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट और जस्ट पहले वाला पॉइंट छोटे से ये के लिए हम अगर निकालते हैं बिल्कुल छोटे से इस ड्यूरेशन के लिए, तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कुछ टाइम समथिंग टी लेते हैं तो ये जो अगला टाइम होगा बिल्कुल पास में यहीं पे होगा, वो टाइम हमारा हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा होगा। तो जो दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस आएगा t2 माइनस t1, वो अगर हम लिखते हैं तो वैसे ही इस एक्सिस पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर इस टाइम पे कुछ हमारा x रहा होगा तो इस अगले टाइम पे यहाँ पे x प्लस, ये बहुत छोटा है तो चलिए इसको हम dx मानते हैं, इसको भी हम लोग dt कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू x प्लस डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई टी प्लस डी टी माइनस टी। तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और सेम इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे जैसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, यहाँ पे अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0
अगर हम डेल्टा टी जो लिमिट है हमारा, इस टाइम पीरियड को अगर हम बहुत स्मॉल कर दें, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड में लेंगे, तो चेंज भी जो ये यहाँ पे आएगा वो बहुत छोटा आएगा, और ये भी छोटा, ये भी छोटा, दोनों क्वांटिटी जब हम करेंगे तो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे हम एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। तो इसी को हम लोग dx अपॉन dt भी लिखते हैं। तो जो हमारा v होता है वो हमारा होता है dx अपॉन dt। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी बड़े इंटरवल में निकालना रहेगा, ये हमारा काम आएगा बिग इंटरवल के लिए, और जब भी किसी पॉइंट पे निकालना होगा एट एनी इंस्टेंट, तो किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेशन के लिए हमारा ये वाला काम आएगा v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास अगर x का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको डायरेक्टली हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, और डिफरेंशिएट करके हमें ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है। तो इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं अब यहाँ पे, कि जैसे ही अगर हमारे पास पोजीशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा आता है वेलोसिटी। और अगर इसके हम अपोजिट से बात करें, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं सेम यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें फिर x मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा बेसिक इक्वेशन। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वेलोसिटी जैसे हमने कैलकुलेट किया, तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको चलिए मार्क कर देते हैं, ये हमारा रहा एवरेज वेलोसिटी के लिए। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है, ये कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यूज करना होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। साथ ही ध्यान रखना है, आगे जब हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो ये वाला भी बहुत काम आएगा। अगर x का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, x का इक्वेशन पूछ रहा है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशंस की। तो अगली जो इक्वेशन आएगी वो एक्सेलरेशन आएगी, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन एक बार हम समझ जाएंगे, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस में जा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको समझाया, जो भी वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो आप समझे। वैसे ही वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके चेंज होने का भी कुछ रेट होगा, उसके चेंज होने का जो रेट होगा वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी आपका किस रेट से बदल रहा है, उसको हमने डिफाइन किया है एक्सेलरेशन के नाम से। तो कभी भी अगर हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब हम उसका स्पीड चेंज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन दो तरह से लाया जा सकता है, या तो अगर हम स्पीड चेंज करने लगे, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उससे हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम स्पीड को सेम रखते हुए अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसका हम डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन बदलेगा मतलब वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी बदला मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो तरीका होता है एक्सेलरेशन लाने का, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्शन। इन दोनों में से अगर कोई भी चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सेलरेशन को वैसे ही हम लिखते हैं, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे मान लो अगर किसी टाइम t1 पे जो थी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अगर u को हम लोग इसको बोल देते हैं इनिशियल, अगर t1 टाइम पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u थी, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी t2 टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v थी। तो ये जो हमारा है v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये हमारा एक्सेलरेशन जो हुआ, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 v माइनस यू अपॉन हमारा यहाँ पे डेल्टा t। तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो हमने v माइनस यू लिखा है, इसको हम लोग डायरेक्टली डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। डेल्टा v हमारा हो गया चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल।
चेंज का कभी भी मतलब यही होगा जो फाइनल है उसमें सम इनिशियल को घटाएंगे। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और जो ऊपर है वो हमारा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये दो फॉर्मूलाज भी हम काफ़ी यूज करने वाले हैं, तो इसको भी आप याद रख लें, नहीं तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलेंगी, जैसे कि देखो, अगर ये T2 माइनस T1 को हम T लिख दें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा A इक्वल्स टू V माइनस यू अपन T। अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे इस इक्वेशन जो हमारा ये लिखा हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि ऐसे T को हम यहाँ इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू V माइनस यू। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू U प्लस AT, इस U को हम इधर लेके चले गए। तो देखिए ये जो हमारा आया यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये होता है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा नॉर्मली जो हमारा इक्वेशन होता है मोशन का, ये हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो होता है उससे हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ये वाला चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि हमारा ये जब आगे हम समझे तो वहाँ पे इजी पड़े, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सेलरेशन बता रहा था, उसके साथ ही इसको कराना ज़्यादा इजी होगा। अब बीच में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसका पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे a जो है हमारा वो 8.5 मीटर्स है और b जो हमारा है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जो हमारा इसका वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड कॉमा t इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड। अब उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2.0 एंड t इक्वल्स टू 4.0 सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो पोजीशन का इक्वेशन है। ऊपर मैंने आपको बताया था कभी भी पोजीशन का इक्वेशन दिया रहा है और आपसे अगर वेलोसिटी पूछे तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसके बाद हमारा पहला स्टेप होगा v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। कोई भी कांस्टेंट अगर होता है, जैसे कि a जो हमारा यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लेते हैं, कोई भी यहाँ पे हमारा पावर है, तो जैसे जो भी पावर रहेगा वो पावर यहाँ से उठ के आगे में आ जाएगा इस जगह पे, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 0 प्लस 2 b ऐसे कैसे आ जाएगा कांस्टेंट t पावर 2 माइनस 1। अब ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू 2bt। ये हमारा है वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0, तो v t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, 2b इंटू 0 दैट्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2.0, तो हमारा आएगा 2b। तो b का वैल्यू भी हम पुट कर ही लेते हैं। b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू 2.0, तो हमारा आएगा 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका जो अगला पार्ट है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वापस फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें 4 सेकेंड पे तो हमारा पोजीशन कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 a प्लस b इंटू 4.0 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा 4 सेकेंड पे। अब इसमें से माइनस करेंगे हम पोजीशन a प्लस b इंटू 2.0 सेकेंड
यही हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमने बस वैल्यू पुट किया। अब डिवाइडेड बाई हम इसको करेंगे 4.0 फाइनल टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो चलिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए जो ए और ए है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 16b हमारा आएगा, 16b माइनस 4b, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2.0। जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऊपर में 12 आएगा और नीचे में 2, तो हमारा ओवरऑल 6b आएगा इक्वल्स टू 6 इंटू बी का वैल्यू हमें गिवन है 2.5। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा आएगा एवरेज वेलोसिटी। चलिए एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया हुआ था, सबसे पहले हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन था इसके पोजीशन का। अब उस पोजीशन के इक्वेशन को हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमसे इंस्टेंटेनियस जहाँ जहाँ पूछा था वो डायरेक्टली टाइम हमने पुट किया यहाँ पे 2 जगह पे, और टाइम पुट करके हमें मिला यहाँ पे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। नेक्स्ट हमसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी पूछा रहेगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और उसको डिवाइड करेंगे टाइम जितना लगा उस डिस्प्लेस होने में। तो जब वो किया हमने तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा बना ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम लिमिट, जब यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हमने किया है, तो इस जगह पे हमने लिखा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो ये भी हम काफ़ी आगे यूज करेंगे, और मैं बताता हूँ इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, कभी भी हमें पोजीशन दिया हुआ है, चलिए एक साथ हम तीनों को समझ लेते हैं। कभी भी हमें अगर दिया है पोजीशन, इसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। अगर हमने इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर हम उल्टा इसके हैं, इधर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और अगर इसको फिर से हमने इंटीग्रेट किया तो हमें पोजीशन मिलेगा। तो आपको ये साइकिल याद रखना है, कभी भी पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर उल्टा साइड आएंगे तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या चेंज इन पोजीशन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें ग्राफ की बात करते हैं। जैसे कि मान लो ये हमने एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। अब देखो इसको हमने नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया x। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट का अगर कुछ कोऑर्डिनेट है x, y, इसका 0,0, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारी, इसका एक कोई एंगल बनाएगा थीटा, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमें सबसे पहले समझना है ये जो थीटा होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो थीटा होता है, ये इसका जो एंगल हुआ, ये थीटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें बहुत काम आने वाला है। तो स्लोप जो भी होता है किसी भी पॉइंट का, वो स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा, tan थीटा। और tan थीटा हम कैसे लिखते हैं? tan थीटा हमारा होता है सामने वाला साइड, अगर ये साइड मान लो जैसे यहाँ पे देखो तो इसका लेंथ y है, और ये एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे ये जो है हमारा x,0 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो स्लोप हमारा होगा वो होगा y अपॉन x। तो यही होता है हमारा एक ग्राफ में स्लोप, और स्लोप हमें बताता है ये एंगल का tan जो भी होगा वही हमारा स्लोप होगा। स्लोप हमारे काम आने वाला है आगे इस चैप्टर में बहुत जगह पे। नेक्स्ट जो होता है किसी भी ग्राफ के अंदर का एरिया। तो जैसे कि इसी ग्राफ में है, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे कुछ एरिया है, तो इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही हमारा इस ग्राफ के अंडर का एरिया होगा। मतलब ग्राफ में जो भी हमारा ये लाइन जा रहा है, इस लाइन के नीचे का एरिया जो कवर कर रहा है इस एक्सिस के साथ, वही हमारा एरिया कवर्ड बाई दिस ग्राफ आएगा। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे एरिया हो जाएगा, उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस जो हमारा x इंटू हाइट y। तो यही होता है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ।
तो ये दो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम शुरू कर सकते हैं अपना सबसे पहला ग्राफ जो होता है हमारा वो होता है हमारा एक्स वर्सेस टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक ग्राफ बना के देखते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में सबसे पहला टाइप जो हम समझते हैं वो मान लो अगर ग्राफ ऐसे है, तो देखिए इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे x जो है वो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे x सेम है। इस पूरे लाइन के लिए x का वैल्यू यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा। जबकि देखिए तो इसके लिए टाइम कुछ और है, इसके लिए टाइम कुछ और है, हर एक पॉइंट पे टाइम का वैल्यू कुछ और है, लेकिन आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो इस ग्राफ का मतलब है ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा ग्राफ कुछ यूं है जैसे कि ऐसे, तो इस केस में आप देखिए इस केस में x जो है वो t के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पहले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो स्लोप होगा यहाँ पे, जैसे देखिए अगर कोई भी लाइन हो रही थी, वो लाइन अगर ऐसे हो रही थी तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था। लेकिन देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन तो बिल्कुल इसके साथ ऐसे हो गई, और इस केस में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल जब 0 हो गया तो इसका मतलब इस ग्राफ का यहाँ पे इसका स्लोप हमारा इक्वल्स टू 0 हो गया। और अब यहाँ पे काम की बात मैं आपको बताता हूँ। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा होता है dx अपॉन dt, यानी कि इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वही हमारा बताएगा dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt क्या होता है, ये होता है हमारा वेलोसिटी। और जैसे कि ऊपर में हमने देखा इसका स्लोप है 0, यानी इसका वेलोसिटी जो होगा v इक्वल्स टू 0। तो इस केस में वेलोसिटी 0 है, आप समझ गए। अब नेक्स्ट अगले केस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन गया है, यहाँ पे कुछ एंगल बना है, तो हमारा टेन थीटा कुछ आएगा। टेन थीटा कुछ आएगा तो यहाँ पे हमारा b होगा वो dx अपॉन dt हो जाएगा। dx अपॉन dt जो हमारा आएगा वो टेन थीटा आएगा। तो ऐसे ही कभी भी अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसके स्लोप से हम पता कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी क्या है। तो हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम xt ग्राफ का स्लोप देखेंगे। तो xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। तो कभी भी देखिए अगर xt ग्राफ का स्लोप हमें मालूम है, मतलब हम वेलोसिटी हमें पता है, तो इसलिए कभी भी आप स्लोप से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले केस में मान लीजिए हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे हो सकता है। तो ये रहा हमारा xt ग्राफ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देखिए तो ये जो एंगल हमारा है ये थीटा, ये हमारा हो गया है ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो हमारा एंगल ज़्यादा होगा तो फिर हमारा सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। जो हमारा वेलोसिटी होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में है। तो देखिए निगेटिव स्लोप का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन जो है हमारा वो घटते जा रहा है, और घटते घटते पोजीशन हो सकता है निगेटिव चला जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ये होता, अगर ये जो है हमारे पोजीशन ना होकर अगर ये डिस्टेंस होता, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी एक्स निगेटिव नहीं हो सकता है अगर हमारा डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो b हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो b जो हमारा होगा वो निगेटिव होगा, और यहाँ पे हम बात करें तो b हमारा 0 होगा। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं इन सबको एक साथ मिक्स करके। ऐसा हमने पाथ ले लिया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे तो ऐसे ऐसे करके हम इसको लाके ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब इस एरिया में तो वेलोसिटी हमारा निगेटिव है, मतलब अगर हम बात करें इस साइड में तो इधर v जो है हमारा वो लेस देन 0 है। इस पॉइंट की अगर हम बीच में बात करें, जैसे कि देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे जो स्लोप है वो बिल्कुल ऐसे लाइन है हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो थीटा होगा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा v होगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम इधर देखें तो ऐसे में देखिए ऐसे लाइन ऐसे आएगा, तो एंगल थीटा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा जो भी v आएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एक ग्राफ में आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो चलिए ये एक हो गया।
अब हम एक नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक्सटी ग्राफ में एक ये केस हो गया। अब यहाँ पे हम एक ऐसे लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे किस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है और कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोचा है। जैसे कि देखिए, इस अगर टाइम की हम बात करें, इस टाइम की, तो इस पे कुछ यहाँ पे पोजीशन है, मान लीजिए इसको x1 बोल देते हैं, कुछ भी पोजीशन है। एक यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कहीं भी इस टाइम पे अगर हम बात करें, ये t1 है, यहाँ पे t2 टाइम पे अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन क्या है, यहाँ भी एक पोजीशन है, x2 बोल लो इसको, इसको x3 बोल लो, यहाँ भी एक पोजीशन है। तो अब आप बताओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। तो ये हमारा होता है गलत, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक बार में एक ही हो सकता है। ऑब्जेक्ट या तो इस पॉइंट पे हो सकता है या इस पॉइंट पे हो सकता है, कहीं एक जगह हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाए जहाँ पे किसी भी एक टाइम पे पोजीशन दो हो रहा है, एक्सटी ग्राफ स्पेसिफिकली, तो ऐसे केस में ये जो ग्राफ हमारा होगा वो गलत होगा। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि आपका दो टाइम पे सेम पोजीशन हो, वो पॉसिबल है, क्योंकि जब भी ये रेस्ट में रहेगा तो पोजीशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। लेकिन एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन में हो सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा ग्राफ है ये गलत है, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ की। तो जो हमारा सबसे पहला हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम सेम जैसा हमने ऊपर में लिया था वैसा ही लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारा वेलोसिटी 0 है, उस केस के लिए क्या होगा, तो 0 वेलोसिटी के लिए जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ यूँ आएगा। ये ग्राफ हमारा बताता है वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पूरे टाइम पे आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे, वेलोसिटी जो ग्राफ है हमारा वो ऑरिजिन के बिल्कुल पैरेलली जा रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 0 ही है, चाहे कोई भी आप टाइम ले लो। तो इसलिए जो हमारा 0 वेलोसिटी का ग्राफ होगा। और यहाँ पे देखना है आपको, मैंने ऊपर में बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी होगा उसका स्लोप जो देगा वो स्लोप हमारा देगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप स्लोप देखो, तो स्लोप अगर आप ऐसे देखो तो ये लाइन जो है बिल्कुल इसका पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप जो होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और थीटा जब भी 0 होगा मतलब यहाँ पे हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 0, दैट्स इक्वल टू dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा 0। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जैसे कि मान लो अगर ये यहाँ पे ऐसे 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 होता, तो इसके नीचे का ये जो भी एरिया आता वो एरिया हमारा देता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ग्राफ जो है हमारा वो बिल्कुल ओरिजिन के पैरेलल यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे एरिया जो है, इस ग्राफ का एरिया जो है वो भी हमारा 0 है। ये एरिया जो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट एस, यानी कि इस हमारे ग्राफ में पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। नेक्स्ट अगले केस की हम बात करते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखिए इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, टाइम चेंज होते जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। साथ ही अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखें आप, इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब भी एंगल 0 होगा तो tan 0 यानी कि जो स्लोप हमारा होगा वो स्लोप हमारा हो जाएगा 0, और साथ ही एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ओवरऑल वही बात है कि अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आएगा जो भी इसके अंदर का एरिया है, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ का एरिया हो जाएगा नीचे का इसका पूरा, तो ये जो एरिया हमारा आएगा ये एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट एस, हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस ग्राफ के नीचे का पूरा पोर्शन। यहाँ पे ऊपर गलती से यहाँ पे ये सब मार्क हो गया, ये सब नहीं होगा, वो आप इग्नोर करिएगा। तो देखिए इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉजिटिव आएगा, ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगले केस की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारा है ग्राफ, यहाँ हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इसका स्लोप है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है वो थीटा,
ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो लेस देन 0 होगा। एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन निगेटिव इसलिए भी होगा, ये देखिए जो हमारा वेलोसिटी है वो टाइम बढ़ रहा है, साथ साथ वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव होगा ही। तो एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ये हमारा हुआ इसका। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिएगा यहाँ पे ग्राफ के नीचे ये एरिया आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से ये एरिया आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का जो एरिया होगा ये हमारा पॉजिटिव लेंगे और ये हम निगेटिव लेंगे, यानी कि जो ऊपर का एरिया होगा वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे का एरिया निगेटिव लेंगे। कभी भी अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमको एरिया को साइन के साथ जोड़ना है, साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और साइन के साथ जोड़ेंगे तो एरिया जो हमारा होगा, अगर मान लो कुछ नाम दे देते हैं, जैसे अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो विद साइन ऐड होगा A इक्वल्स टू A1 माइनस A2। A2 निगेटिव है इसलिए हम इसको साइन के साथ ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा होगा एरिया, और ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एक्सेलरेशन जो हमारा है वो थ्रू आउट निगेटिव है। और अगर यही केस ऐसे रहता, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जैसे कि अगर इस केस में ऐसे कुछ रहता, ऑब्जेक्ट ऐसे आया फिर ऑब्जेक्ट ऐसे गया, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे हमारा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा θ1 और ये एंगल हमारा θ2, ये तो हमारा ग्रेटर देन 90 है, ये हमारा लेस देन 90 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा होगा केस, वो हमारा इस रीजन में एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव होगा, इस रीजन में एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर टाइम के साथ हम देखें तो टाइम के साथ ये जो वेलोसिटी हमारा कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये होता है हमारा बेसिक इस ग्राफ का एनालिसिस। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो इस केस में आप देखिएगा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा, एक तो ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा और दूसरा हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो दोनों एरिया पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्टली अगर A1 और A2 एरिया है तो A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ हम लेते हैं कुछ कर्व टाइप का, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ हमारा हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारा है ये ऐसे सीधा है, मतलब यहाँ पे एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यानी वेलोसिटी बहुत तेजी से यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये जो हमारा एंगल है इस पॉइंट पे पार्टिकुलरली ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है 90, उसके बाद ऐसे ऐसे देखिए चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, और धीरे धीरे करके हमारा जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है। फिर ऐसे करके हमारा एक्सेलरेशन एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे जहाँ पे पैरेलल हो रहा है उस पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब एक्सेलरेशन 0 होगा उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे ला रहा है, जैसे जैसे स्लोप फिर से बढ़ रहा है। अभी तक हम ऊपर में जो भी एग्जाम्पल्स देख रहे थे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था, इस इंटरवल में भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, और जब भी स्लोप चेंज होगा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, और इसलिए इस केस में हमारा एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कुछ वैल्यू रखता है, उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन का स्लोप जो हमारा निगेटिव हो रहा है, एक्सेलरेशन का स्लोप निगेटिव मतलब हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है, और वेलोसिटी कम हो रहा है और धीरे धीरे करके एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमारा वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए कांस्टेंट हो रहा है और एक्सेलरेशन उस मोमेंट पे 0 होगा, उसके बाद फिर से वापस से हमारा वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो ऐसे करके हम एनालाइज कर सकते हैं ग्राफ को। और इस ग्राफ में अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो हम ऐसे लेंगे, ये जो हमारा इसका एरिया आएगा, इस ग्राफ के नीचे में जो भी एरिया आएगा वो एरिया हमारा, आपको कभी भी देखना है अगर ग्राफ चाहे कैसे भी हो, एरिया हमेशा हम नीचे कर लेंगे, यानी कि जो टाइम एक्सिस के साथ एरिया बनाएगा वही एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा।
तो इस केस में हमारा ये नीचे का एरिया जो है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह से जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप हमारा एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा कॉम्परेटिवली इजी है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप से हमें कुछ नहीं निकालना होता है, वहाँ पे जो हमारा बस एरिया होता है वो हमें देता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका हम एक नॉर्मल सा ले लेते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए आप यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारा है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ नीचे एक एरिया यहाँ भी बन रहा है, तो जो नीचे का हमारा ग्राफ के अंदर का एरिया होगा वो एरिया हमें देगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया हमें देता है डेल्टा वी। ये हम पता करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। इसके स्लोप से हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसका बस हम लोग एरिया यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमें अगर वेलोसिटी में चेंज फाइंड आउट करना है तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का यूज कर सकते हैं अगर दिया हुआ है तो जितना हमने पढ़ा चलिए उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटी ग्राफ की। तो अगर हमें कभी भी एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो भी स्लोप आएगा वो हमें देगा वेलोसिटी, इसका एरिया हमें कुछ भी नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करें वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें देगा एक्सेलरेशन, और एरिया जो है वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा एटी ग्राफ होगा, एटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें कुछ नहीं देगा, और जो एरिया हमें देगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये होता है हमारा ग्राफ्स का बेसिक। तो अपने आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं, जहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे और उसके बाद हम उसका प्रूफ देख के साथ ही क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और उसके बाद बेसिक्स अपने क्लियर कर लीजिए, फिर आप रेडी रहिए। हम इसके अगले पार्ट को करेंगे जहाँ पे हम पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और साथ ही उसके बाद वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में हम काफ़ी काम के डिस्कशंस करने वाले हैं, साथ ही आपको ये क्लास के सारे नोट्स जो हैं वो सारे आपको नोट्स वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।